अब मंदिर है कहां कहां पे लिख लो। देखो प्रमुख मंदिर, रुणीचा में तो है ही, यहां रामदेव जी रहते इसलिए इस जगह का नाम हो गया रामदेवरा। क्या नाम हो गया? पहले कहां के सामंत थे? पोखरण में। कौन सी पहाड़ी पे पढ़ के गए थे? तो जहां कोचिंग की वहां पर है। उतार लिया। रुणीचा और पोखरण दोनों जैसलमेर में, लिख लो डिस्ट्रिक्ट लिख लो इनके आगे। रुणीचा और पोखरण दोनों कहां पर है? जैसलमेर। मसूरिया पहाड़ी अभी बताया मैंने आपको, जोधपुर। रुणीचा पोखरण दोनों तो कहां पर है? जैसलमेर। मसूरिया पहाड़ी कहां पर? जैसलमेर। बिरांटिया खुर्द पाली ब्यावर में आ गया। बिरांटिया खुर्द ब्यावर लिखना भाई, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया ब्यावर। पाली के कई इलाके ब्यावर में मिला दिया। हल्दी ना लिखो, अलवर। बिरांटिया खुर्द ब्यावर, हल्दीना कहां पर है? अलवर। छोटा रामदेवरा गुजरात। गुजरात के खूब सारे लोग यहां पर आते। पहले जब आवागमन के साधन नहीं थे तो उन्होंने वहीं पूजा करनी शुरू की। रामदेवरा कौन जाए, दूर पड़ता है, वहीं कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया? छोटा राम। अपना जो रूढ़ीचा है, यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है, कहते हैं रामदेव जी ने अपने चमत्कार से बनाई थी। चमत्कार को क्या बोलते हैं? पर्चा। इसलिए यहाँ पर क्या बनी हुई है? नीचे लिख लो अलग से, पर्चा बावड़ी बराबर रामदेवरा। पर्चा स्टेप 12। पर्चा बावड़ी कहां पर बनी हुई है? रामदेव। कल पढ़ेंगे बाकी। बातें बातें मत करो भाई, लिखो चुपचाप। जन्म कहां पर हुआ बताओ देखे? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? लिख लो। पिताजी का नाम क्या था? जेवर सिंह। मम्मी का नाम क्या था? बाछल दे। और पत्नी का नाम क्या था? मेनल दे। क्या नाम था? मेनल दे।
अफगानिस्तान का एक राजा था, उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? देखो नाम तो उसका था महमूद। क्या नाम था? अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी। कौन सी जगह? वो गजनी का रहने वाला था, इसलिए क्या हो गया? वह व्यक्ति जो गजनी का वो गजनवी, जो गौर का हो वो गोरी। गौर जगह का नाम है ना, जो गौर का वो गोरी। दिल्ली का वो दहलवीर, जयपुर का वो जयपुरी। वैसे गजनी का वो आदमी क्या हो जाए? गज। तो नाम तो है महमूद, महमूद गजनी से है, इसलिए नाम क्या हो गया? महमूद गज। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान से ये वाले लोग आते हैं अपने गुजरात लूटने। क्या लूटने आते? क्योंकि गुजरात में समुद्र लगता है, समुद्र के पास में विदेशी व्यापार ज्यादा होगा। जहां व्यापार वाणिज्य ज्यादा होगा वहां पर पैसे ज्यादा होंगे, जहां पैसे ज्यादा होंगे वहां लूटपाट भी ज्यादा होगा। तो अफगानिस्तान वाले लूटने आते। अब अफगानिस्तान से गुजरात आने का रूट क्या होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये रूट होगा। अब राजस्थान में क्या रूट होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, फिर राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये निकलेंगे। तो इधर हनुमानगढ़ चूरू वाले रास्ते से निकल रहे थे, तो यहाँ के राजा कौन थे? कौन थे? गोगा। अच्छा, ये जब आक्रमणकारी निकलते तो उन जगह में मंदिर तोड़ देते। आक्रमणकारी जहां से निकलते वहां पर गायें काटते। गोगा जी गजनवी से अड़ गए कि मैं मेरे इलाके में मंदिर नहीं टूटने दूंगा, मेरे इलाके में गायें कटने नहीं दूंगा, यहां से तेरे को निकलने नहीं दूंगा। तो गोगा जी लड़ लिए थे। तो जब गजनवी से लड़े गोगा जी, तो गजनवी ने गोगा जी को देख के कहा था कि यार ये आदमी तो साक्षात देवता है। क्या ये आदमी क्या है? साक्षात को उनकी फारसी भाषा में बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं भाई? साक्षात का मतलब क्या होता है? जो आंखों के सामने हो। साक्षात का मतलब, और अपने कई बार बोलते हैं ये बात जाहिर तौर पर सही है, दिखती बात है, इसमें अब कोई भी मना नहीं कर सकता। और देवता को बोलते हैं पीर। देवता को, कल मैंने बात कहा था आपको, हिंदू जिनको देवता कहते हैं, मुसलमान उनको क्या कहते हैं? इसलिए गजनवी ने उनको क्या कहा? दो बातें। गोगा जी ने किस आक्रमणकारी का सामना किया? तो गजनवी ने उनको क्या कहा था? देख लो, गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गोगा जी कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गोगा जी कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का सामना किया था। कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का सामना किया था, कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। समझ गए ना मतलब? तो अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। अतः गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था। सो गजनवी कॉल्ड हिम जाहिर पीर। क्या कहा गजनवी ने? फिर गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। क्या नाम था? वो गायों को चुरा के लेके जा रहे थे। गोगा जी पीछा करते हैं, गायों को बचाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ जाते हैं। भाई तो किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? किसकी रक्षा के लिए? लिख लो, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against his cousins अर्जन एंड सर्जन। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हम गोगा जी की पूजा करते हैं सांपों से डरते कि सांप नहीं खा जाए, इसलिए किसकी पूजा करते हैं? लिख लो, इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। किस रूप में पूजा जाता है? अब भाई सांप ज्यादा हो गए तो गोगा जी के मंदिर भी क्या हो गए? ज्यादा। तो राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि कोई देवता के तो किसके हैं? जहां कहीं खेजड़ी का पेड़ दिखा रहा हमने गोगा जी का मंदिर बना दिया। किसके मंदिर बना दिए? तो राजस्थान में कहने लगे कि जटा जटा खेजड़ी बटे बटे गोगो। जटा जटा बटा
तो गोगा जी के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे बनाए जाते? देखो गोगा जी के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ गोगा जी, गोगा जी के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ गोगा जी खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। देख लिया, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। कौन से पेड़ के नीचे? अब कहां का मुख्य मुख्य मंदिर है? लिख लो प्रमुख मंदिर, प्रोमिनेंट टेम्पल्स। एक बार उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। शीर्ष मेडी कहां पर बनी हुई है? ददरेवा। कहां पर बनी हुई है? ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? चोरू। लिख लो चोरू। मैं अर्थ बता दूंगा इनके, एक बार आप लिख लो। दूर मेडी कहां पर बनी हुई है? गोगा मेडी। गोगा मेडी कहां पर? हनुमानगढ़। लिख लो हनुमानगढ़। गोगाजिरी ओल्डी कहां पर बनी हुई है? खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी है सांचोर, जो नया जिला बना अभी है ना, सांचोर। अब एक एक पढ़ते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? शीर्ष मेडी। मेडी का मतलब होता है मंदिर। मेडी का मतलब मंदिर। वह मंदिर जहां पर गोगा जी का सिर कट के गिरा था, जहां सिर कट के गिरा, वो सिर मेडी सिर मेडी सिर मेडी करते करते क्या कर गए? लड़ते हुए उनका यहाँ पे सिर कट के गिर गया था। बाकी सिर कट गया तो पीछे क्या बचा? धड़। क्या बचा? तो वह जगह जहां पे धड़ कट के गिरा, धड़ मेडी धड़ मेडी धड़ मेडी धड़ मेडी करते करते क्या हो गया? वो जगह कौन सी हो गई? ओल्डी का मतलब होता है छोटा कमरा। ओल्डी का मतलब, आज भी गांव में घरों में छोटा कमरा होता है तो कहता है हमारा ओल्डी है। तो वैसे गोगा जी का छोटा कमरा है तो क्या हो गई? गोगा जी री ओल्डी। रा रे री मतलब का के की, गोगा जी की ओल्डी। पुराना कोई छोटा मंदिर बना हुआ होगा तो वो कहां पर बना हुआ है? खिलेरियों की डाणी। कहां पर बना हुआ है? और खिलेरियों की डाणी कहां पर है? कहां पर है? चले बढ़ गई बात। अब ये जो मंदिर है ना, गोगा मेडी वाला मंदिर, इसकी दो विशेषता है। एक तो ये मंदिर वैसे बना हुआ जैसे मुसलमानों के मकबरे बनते हैं। जैसे मुसलमानों क्या बनते हैं? मकबरे की तरह बना हुआ है। एक इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? लिखो आप नीचे, लाइन चेंज करके लिखो, अलग से लिखो। देखो गोगामेडी मंदिर, गोगामेडी टेम्पल, गोगामेडी मंदिर, गोगामेडी टेम्पल मकबरे की तरह बना हुआ है। इज बिल्ट लाइक ए टूम। मकबरे की तरह बना हुआ है। इज बिल्ट लाइक ए टूम। गोगामेडी मंदिर, गोगामेडी टेम्पल मकबरे की तरह बना हुआ है। इज बिल्ट लाइक ए टूम। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है।
एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। क्या शब्द लिखा गया है? देखो, बिस्मिल्लाह का तो सामान्य मीनिंग होता है श्री गणेश। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? किसी काम को शुरू करने को क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह। जैसे मैं मान लो आपकी क्लास में हूं और आप मेरे से यूं हौला कर रहे हो और मैं कहूँ लो भाई चुप हो जाओ, लो पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई, तो श्री गणेश बोल सकता हूं मैं कि भाई अपने पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं। बातें खूब हो गई आज, अब अपने पढ़ाई का श्री गणेश कर सकते हैं। इसकी जगह मैं अरबी बोलूं तो मैं कह सकता हूं अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे। क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह मतलब शुरुआत। बिस्मिल्लाह मतलब आप कह सकते हो कि सर इतने दिन तो देखो मैं कोचिंग आ ही रहा था, मैंने पढ़ाई नहीं की, आगे चला जाता था, घर पे पढ़ता, पर सर आज से पक्का मैं क्या कर दूंगा? बिस्मिल्लाह कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है ना? अपने बातें कर रहे हैं, खाना ला के रख दिया सामने और अपने खा नहीं रहे, इतने में सामने वाला कहता है अरे लो 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 बातें बंद करो, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या करते हैं? तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। श्री गणेश होता है। तो आ गया कि भाई बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। और मंदिर वैसा बना हुआ है जैसे मुसलमानों के मकबरे बनते हैं। मुसलमानों में किसी की डेथ हो जाती तो उनके ऊपर जो बिल्डिंग बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मकबर। जैसे ताजमहल मकबरा है। जैसे ताजमहल एक क्या है ना, शाहजहां की एक रानी थी मुमताज महल, क्या नाम था? तो वास्तव में मुमताज महल का मकबरा है। किसका मकबरा है? फिर वो का मकबरा तो बोला नहीं, कहा भाई ये कि यहाँ मुमताज महल दफनाई, यहाँ मुमताज महल दफनाई। फिर मुम लोगों ने हटा दिया, कहा ये ताजमहल है, ये ताजमहल। आजकल महल हटा दिया, ये ताज है, ताज है, अब जय हटाएंगे। फिर आपसे कोई पूछे कहां जाके गिरता, कहां जाके गए थे? तो बस वैसा ही है। तो मुसलमानों में जहां दफनाते उनको क्या बोलते थे? मकबर। तो ये मंदिर वैसे बना हुआ था जैसे क्या बनते हैं? मकबर। पर सवाल दूसरा है कि हिंदुओं के मंदिर में मकबरा जैसा क्यों है? एक हिंदुओं के मंदिर में बिस्मिल्लाह क्यों लिखा हुआ? एक कारण तो वो जो कल मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले बताया था कि ये कुछ देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान। ये पीर है तो स्वाभाविक बात है कि इसमें मुस्लिम विशेषता दिख सकती है। एक कारण और है, गोगा जी ददरेवा के राजा थे। कहां के राजा थे? ददरेवा। ददरेवा के राजा थे गोगा जी। और गोगा जी ददरेवा के राजा थे तो चौहान राजपूत है, तो गोगा जी ददरेवा के राजा। गोगा जी की 14वीं पीढ़ी के अंदर जाके, कौन सी पीढ़ी में? और गोगा जी का मतलब बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लड़खड़ पोता, लड़सड़ पोता, खड़सड़ खड़सड़ लड़पोता, ऐसे करके कौन सी पीढ़ी में? 14। ददरेवा में एक व्यक्ति भी जिनका नाम था करम सिंह चौहान। क्या नाम था? गोगा जी वाली पीढ़ी में 14वीं पीढ़ी में जाके कौन हुए? करम सिंह चौहान। उस समय दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता फिरोज तुगलक। कौन था? और फिरोज तुगलक के शासन काल में ददरेवा के करम सिंह चौहान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया तो उनका नाम पड़ा कायम खान। क्या नाम पड़ा? कायम खान साहब के जो वंशज हुए वो कहलाए कायम खानी मुस्लिम। क्या कहलाए? कायम खानी मुस्लिम सारे के सारे गोगा जी के वंशज है। किसके वंशज है? आपके लिए, मेरे लिए तो गोगा जी है देवता, कायम खानियों के लिए दादाजी है, उनके तो पूर्वज है ना भाई। आप और मैं गोगा जी के मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि सांप से डर लगता है। गांव में कहते हैं गोगो जी क्यों धोखो कि सांप डरता, सांप का डर लगता है इसलिए किसको धोखते हैं? सांप नहीं है तो शायद अपने गोगा जी को याद भी नहीं करे। कायम खानी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पूर्वज है भाई। और कायम खानी अब तक भी खूब जाते हैं, गोगा जी के मंदिर में जाते हैं। कायम खानियों क्या इस्लाम स्वीकार कर लिया था, फिर भी कल्चर में ज्यादा कोई चेंज आया नहीं। कायम खानियों के नाम मिलेंगे आपको, राजू खां, कालू खां, भौरू खां। महिलाओं के नाम मिलेंगे कमला, विमला, इस प्रकार के नाम मिलेंगे। एक बार मैं किसी बेच में यूं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि भाई वहां पे नाम ऐसे होते हैं राजू खां, कालू खां, भौरू खां। तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर राजू खां, कालू खां? आप थोड़े आगे निकल गए। मैं कायम खानी मुसलमान हूं, मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। हमारा तो वही चेंज नहीं हो रहा है सर अभी तक। आप कायम खानियों की शादी में चले जाओगे, आपको लगेगा आप टिपिकल को राजपूतों की शादी में हो। सारे के सारे जो पुरुष होंगे वो साफे बांधे हुए होंगे, दूल्हा तो एकदम केसरिया सापा। केसरिया सापा तो है हिंदुत्व का प्रतीक। केसरिया सापा बंधा हुआ, तलवार लिया हुआ, मोड़ लगाया हुआ, सिर पेच कलंगी सब लगाए हुए, एकदम एंटीना लगाया, घोड़ी पे बैठ के जाएगा। मामा जी आएंगे, मायरा लेके आएंगे, मम्मी के चूनड़ी उड़ाएंगे, भात भरा जाएगा, गीत गाए जाएंगे, बंदड़ा बंदड़ी गाएंगे, सब वैसा वैसा। वहां पे जाके तोरण मारेगा। बस अंदर वाला सिस्टम थोड़ा अलग है कि तोरण मारने के बाद अंदर जाके निकाह पड़ता है, अंदर फेरे बंद हो गए, निकाह वाला सिस्टम आ गया। बाकी सबका सब वैसा का वैसा है। महिलाओं के आप कपड़े देखेंगे वो टिपिकल राजपूती पोशाक जो होती है महिलाएं उसके अंदर मिलेगी। तो अभी तक कल्चर कायम खानियों की चेंज ही नहीं हो पाई। इवन जब कभी यहाँ के राजा थे चौहान तो सेना में थे। उस समय सेना में कौन होता? राजा, राजा के परिवार वाले सेना में होते। तो कायम खानी चौहान राजपूत थे, यहाँ की सेना में होते राजा की। आज भी कायम खानी सबसे अधिक सेना में मिलेंगे आपको। कायम खानियों के चोरू शिखर झुंझुनू में गांव के अंदर चले जाओ, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें शहीद नहीं है।
कि कोई 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, 99 की वॉर में, या और किसी 62 की इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसमें किसी ना किसी युद्ध में कोई ना कोई शहीद मिल जाएंगे। आप यदि ये कभी देखोगे वीर चक्र, शौर्य चक्र ये मिलते हैं, तो उनमें आपको मिलेगा कि यार सबसे अधिक है ही वीर चक्र कायम खानियों के पास, कि खूब सारे वीर चक्र मिले हुए कायम खानियों को। तो अब वो कल्चर भी चेंज नहीं हो पाई, कल्चर नहीं चेंज हो पाई, तो बाद में वो मंदिर वगैरह भी जाते रहे, मंदिर वगैरह जाते रहे तो गोगा जी के तो पक्के जाते रहे, क्यों गोगा जी उनके क्या है, पूर्वज। आज भी अपने शादी के बाद देवी देवता धोख लगाने जाते हैं, ये सब जाते हैं। और कायम खानी इस इलाके में प्रभावशाली भी रहे। फतेहपुर सिक्कर में जगह पड़ती है फतेहपुर, उसका नाम फतेहपुर है इसलिए क्योंकि फतेह खान कायम खानी ने बचाया। किसने बचाया? फतेह खान कायम खानी, नवाब थे यहाँ के उन्होंने। तो फिर वो मंदिर में भी वैसी विशेषता देखने की मिलती है कि मंदिर मुसलमानों के मकबरे की तरह बना हुआ है, और उसमें क्या शब्द लिखा हुआ है, पहले बढ़ जाएगी बात आपके। अच्छा, कल मैंने एक राइटर बताया था बिट्ठू मेहा जी। बिट्ठू मेहा जी की बुक कौन सी बताई? बाबूजीरा छंद। कौन सी बताई थी? उन्होंने गोगा जी पर, बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी पर एक बुक लिखी थी, गोगा जीरा रसावला। क्या लिखी थी? लिख लो, बिट्ठू मेहा जी की पुस्तक। तो बिट्ठू मेहा जी ने पाबू जी पर कौन सी बुक लिखी? पाबूजीरा छंद। गोगा जी पे कौन सी बुक लिखी? रसावड़ा, मतलब भजन है ना, गोगा जी की भजन, गोगा जीरा रसावड़ा। ठीक है, अगले राइटर लिखते हैं, सॉरी अगले लोक देवता। हाँ बोलो। है? है? हाँ, गोगा जी ने सांपों से बचाया था, तो हमें लगता है आज भी हमें गोगा जी बचाएंगे। अभी भी गांव में मंदिर में किसी को सांप खा जाए, मंदिर पे लेके जाते हैं, गोगा जी का झाड़ा लगाते हैं, बंदा बच जाता है, तो हमारा विश्वास जमता है कि गोगा जी बचाते। देखो हड़बुजी सांखला, अभी लिखा तो हमने, सर्प रक्षक देवता है, सांपों से बचाते हैं, हड़बुजी सांखला। लिखो जन्म स्थान भुंडेल, भुंडेल पड़ता है नागौर में। जन्म कहां पर हुआ? बुंडेल। बुंडेल कहां पड़ता है? नागौर। पिता का नाम, पिता लिखो मेहराज जी। पिताजी का नाम क्या था? मेहराज। पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हुई तो अड़बू जी बड़े डिप्रेशन में चले गए, और अड़बू जी ने घर बार छोड़ दिया और एक जाड़ के पेड़ के नीचे आगे बैठ गए। किसके नीचे आगे बैठ गए? जाड़, जाड़ का पेड़ होता है, पश्चिमी राजस्थान में जाड़ होता है, तो जाड़ का पेड़ होता है, जाड़ के पेड़ के नीचे हरबूजी आगे बैठ गए, इसलिए जगह का नाम हो गया हरबम जाल। क्या नाम हो गया? वह जाल जहां हड़बूजी बैठे थे, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? जोधपुर में एक जगह पड़ती है, कहां पड़ता है? जोधपुर। तो पिता की मृत्यु के बाद कौन सी जगह पे जाके रहने लगे? देखो, पिता की मृत्यु के पश्चात, आफ्टर डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु के पश्चात, आफ्टर डेथ ऑफ फादर, हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। He started to living at place named हरबम जाल, जोधपुर में हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। He started to living at place named हरबम जाल, हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। He started to living at place named हरबम जाल, हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। He started to living at place named हरबम जाल। और ये दिन दुनिया छोड़ दी, बेखबर से वहां पर रहते। रामदेव जी पढ़े ना मैं कल, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी कहते हैं इनके, लिखो, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे, ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी।
तो रामदेव जी इनके पास मिलने के लिए आए और रामदेव जी ने आकर भाई हड़बू ऐसे यहाँ जाड़ के नीचे आगे बैठने से कैसे पार पड़ेगी? किसके घर में मौत नहीं होती? ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में आज तक कोई मरा नहीं हो? सबके घर में मौत होती है। और हिंदू धर्म तो मानता है कि मौत जीवन का अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए मौत का इतना दुख मनाते और वापस निकल यार आम जनजीवन में। आज जिंदगी में लौट ऐसे क्या जाड़ के नीचे आगे बैठ गया? 8 दिन का भाई रे, मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम के अंदर। तो रामदेव जी का फिर एक काम कर लो, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग में सर वहां कहानियां वानियां सुनाएंगे तो आपका मन लग जाएगा। तो कहा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं? अड़बुज। अरे जहां रामदेव जी करेंगे वहीं तो बताएंगे। तो रामदेव जी गुरु जी कौन थे? अड़बुज जी भी कहां करेंगे? देखो गुरु बालीनाथ। स्प्रिंग बोर्ड तुम बताओगे, रामदेव जी के टाइम स्प्रिंग बोर्ड थोड़ी था। देखो गुरु बालीनाथ जी, गुरु बालीनाथ जी। गुरु जी कौन थे इनके? आपको कोई कहे कि मैं डिप्रेशन में हूं क्या करूं? आप कह सकते हो कि रात चल हमारे साथ चल, 1 दिन 2 घंटे तक तू यूं एंजॉय करेगा तो तेरा डिप्रेशन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आप स्प्रिंग बोर्ड बताओगे, रामदेव जी क्या बताएंगे? बालीनाथ जी। तो रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी और हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ। अब हड़बू जी महाराज भाई वहां बालीनाथ जी के पास शिक्षा ग्रहण करे। फिर हड़बू जी महाराज हाथ देख दिया करते, भविष्य वक्ता थे। क्या थे? देख लो, हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हड़बू जी वो फॉर्चून टेलर। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे, हड़बू जी वो फॉर्चून टेलर। हाँ गोरखनाथ जी। नहीं लिखने, नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलो। गोरखनाथ जी ये करिए, गोगा जी के गुरु जी है वो गोरखनाथ जी है ना। वास्तव में गोरखनाथ जी कोई आदमी नहीं है। गोरखनाथ एक पद होता है। गोरखनाथ क्या होता है? पद। जैसे शंकराचार्य है ना, आज वही शंकराचार्य। 100 साल पहले थे वो भी शंकराचार्य, 500 साल पहले थे वो भी कौन थे? शंकराचार्य। तो हम आगे पढ़ेंगे। भाई गोगा जी के गुरु जी कौन? गोरखनाथ जी। फिर मैं आगे बताऊंगा जाम्बो जी के गुरु जी भी गोरखनाथ जी। और गोगा जी और जाम्बो जी में 500 साल का डिफरेंस है। जाम्बो जी जसनाथ जी चलो सेम टाइम में, पर इनमें तो 500 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब गोरखनाथ पोस्ट होती है। अलग अलग जो भी नाथ संप्रदाय होते हैं वो सारे ही गोरखनाथ जी की चले। पहले बड़ी देर बात। तो तुम अब वापस यहाँ आ जा। तो अभी गोरखनाथ जी में अटकी हुई थी, ये क्यों नहीं बताया? बालीनाथ बालीनाथ कर रहे हैं, गोरखनाथ बताओ पहले। चलो तो क्या लिखा है? हड़बुजी भविष्य। फिर आप जैसे स्टूडेंट उनके पास जाया करते कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ऐसे एक बार एक सीनियर स्टूडेंट गए, उन्होंने कहा सर 2 मेंस दे दिए, अभी तक सिलेक्शन हुआ? कुछ ऐसा करो कमाल, इस बार सिलेक्शन हो जाए। और उन्होंने कहा जाओ इस बार तुम मेरा पेन लेके जाओ और इस पेन से तुम मेंस देना, तुम्हारा पक्का पक्का सिलेक्शन है। वो जो बंदे थे उनका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? जिन्होंने बाद में जोधपुर की स्थापना की थी, है ना। उन दिनों वो मंडोर जीतने के प्रयास कर रहे थे। किसको जीतने के? और मंडोर पर उन्होंने हमले किए थे लेकिन मंडोर को जीत ही नहीं पाए। मंडोर पे कब्जा कर रखा था मेवाड़ के राणा कुंभा ने। किसने कर रखा? हड़बू जी के पास गए, हड़बू जी को जाके राव जोधा ने कहा कि जोधा जी और हड़बू जी मैं मंडोर जीतना चाहता हूँ, कुंभा ने कब्जा कर रखा है, कोई इलाज बताओ। तो हड़बू जी ने अपनी कटार दी थी। क्या दी थी? मेरे वाली कटार लेके जाओ, इस बार लड़ोगे पक्का जीत जाओगे। और युद्ध में वास्तव में जीत गए। तो बाद में जोधा जी बड़े राजीव है कि यार अपने को ये सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से? तो फिर हड़बू जी को एक गांव दान में दिया था, बेंगटी। कौन सा गांव दान में दिया? तो इन्होंने जोधा को क्या जीतने का आशीर्वाद दिया? मंडोर। क्या जीतने का? किसको? राव जोधा। लिख लो, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to Rao Jodha for victory over Mandor. He gave blessing to Rao Jodha for victory over Mandor. राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave victory, he gave blessing to Rao Jodha for victory over Mandor. तथा अपनी कटार भेंट की थी and gifted his dagger. तथा अपनी कटार भेंट की थी। कटार तो समझते हो ना? तथा अपनी कटार भेंट की थी and gifted his dagger. तथा अपनी कटार भेंट की थी एंड गिफ्टेड हिज डेगर्स। लाइन चेंज करके लिखो, मंडोर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ओवर मंडोर,
मंडोर जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री ओवर मंडोर, राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। बेंगटी नए डिस्ट्रिक्ट में आ गया भाई, फलोदी। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। राव जोधा गिफ्टेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। राव जोधा गिफ्टेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। राव जोधा गिफ्टेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। कौन सा गांव दिया था? किसको? किसको? अड़बुज। अड़बुजी संत आदमी थे, वहां जाके गायों की सेवा करने लगे। कोई बूढ़ी गायें, विकलांग गाय जिनको घर वाले निकाल देते, एक बैलगाड़ी ले ली, चारा लेके आते और उन गायों को खिला दिया करते थे। यहाँ अड़बुजी क्या करते थे? अड़बुजी यहाँ गायों की सेवा करते थे। अड़बुजी सर्व्ड काउज हियर। अड़बुजी यहाँ गायों की सेवा करते थे। अड़बुजी सर्व्ड काउज हियर। अड़बुजी यहाँ गायों की सेवा करते थे। अड़बुजी सर्व्ड काउज हियर। अड़बुजी यहाँ किसकी सेवा करते? फिर जब अड़बुजी की डेथ हो गई, लोगों ने कहा रे भले आदमी थे, गायों की सेवा करते। एक आध दिन कहा रे यही है वो बैलगाड़ी जिसमें चारा लेके आते थे, तो लोगों ने बैलगाड़ी की पूजा शुरू कर दी। किसकी पूजा शुरू कर दी? लिखो, यहाँ पर हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बुजी इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ पर हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बुजी इज वर्शिप्ड हियर। बैल तो मर गया, अब तो गाड़ी गाड़ी है खाली। आप में से कईयों को लगे वो नो पर्चा दे दिया, बैल भी जिंदा है। ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ पर हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट ऑफ हड़बुजी इज वर्शिप्ड हियर। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे, अजीत सिंह। कौन राजा बने? उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। लिख लो, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ कहा? बेंगटी। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। किसका निर्माण करवाया था? किसने? अजीत सिंह। इनका जो वाहन, वाहन तो समझ गए ना, व्हीकल। सारे देवता अपने साधन लेके घूम रहे हैं भाई, एक ही पैदल नहीं है। इनका वाहन माना जाता सियार। क्या माना जाता है? अपने सारे देवता पैसे वाले थे, गरीब एक ही नहीं है, सबने 4 व्हीलर ले रखे। लिख लो, व्हीकल सियार जेकाल। हड़बुजी का वाहन क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? सियार। चलो अगले देवता लिखो है। आज घर पे जाके पूछना सियाड़ियों क्या होता है। क्या क्या सवाल पूछता रहता है यार, ऐसे सवालों के कोई जवाब नहीं दिए जाएंगे। मैं लोक देवता पढ़ाऊंगा, सियार बताऊं। आगे लिखो, मेहा जी मांग लिया। अगले कौन आ गए आपके? मेहा जी मांग लिया। मंदिर लिखो, बापीनी। बापीनी भी भाई नया डिस्ट्रिक्ट में आ गया, फलोदी में आ गया मंदिर बापीनी। टेम्पल मंदिर कहां पर बना हुआ है? बापीनी। बापीनी कहां पर? फलोदी। मेला लिखो, कृष्ण जन्माष्टमी। देख लो, मेला बराबर कृष्ण जन्माष्टमी। कब आती है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। लिख लो, घोड़ा बराबर किरड़ काबरा। घोड़ा कौन? घोड़े का नाम क्या था? किरड़ काबरा। अच्छा, पहले जोधपुर तो बाद में जोधा ने बसाया था। जोधपुर से पहले यहाँ पे मंडोर हुआ करता, और मंडोर में राठौड़ तो बाद में थे। जोधान ये तो राठौड़ थे। इनसे पहले यहाँ पे वंश था प्रतिहार। कौन सा वंश था? और मंडोर में एक राजा था, उसका नाम था राणा रूपड़ा। क्या नाम था?
कौन से वंश का है? प्रतिहार। कौन से वंश का? तो कोई आपसे पूछे कि मेहाजी मांगलिया कौन से राजा के समकालीन थे, तो कौन से राजा के? राणा रूपड़ा प्रतिहार। राणा रूपड़ा प्रतिहार कहां का राजा? मंडोर। लिख लो, यह मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। He was contemporary to राणा रूपड़ा प्रतिहार ऑफ मंडोर। यह मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। He was contemporary to राणा रूपड़ा प्रतिहार ऑफ मंडोर। यह मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। He was contemporary to राणा रूपड़ा प्रतिहार ऑफ मंडोर। मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। फिर एक महिला थे हेकू, क्या नाम था? हेकू नाम की गुर्जर महिला थे। इनकी गायों को लुटेरे ले गए थे, वो गायें बचाने के लिए गए थे, उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ गए थे। भाई देख लो, हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while protecting cows of गुर्जर woman named हेकू। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while protecting cows of गुर्जर woman named हेकू। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अपने ज्यादातर लोक देवता वो है जिन्होंने गायों के लिए कुछ किया है ना। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while protecting cows of गुर्जर woman named हेकू। अगले लिख लो भाई, तेजा जी। बिना बात के उतार लो चुपचाप। बताओ जन्म कहां पर हुआ? खरनाल। खरनाल नागौर में पड़ता है। लिख लो नागौर। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। मम्मी का नाम क्या था? राम कुंवरी। पत्नी का नाम क्या था? पेमल। अजमेर में गांव पड़ता है पनेर। कौन सा गांव है? लिख लो पनेर, अजमेर। पेमल कहां के रहने वाले थे? पनेर। घोड़ी का नाम क्या था? ये कल हम बात कर रहे थे, घोड़ा हो तो लीलोन, घोड़ी हो तो भोपा जी को क्या कहते हैं? घोड़ला। तेजाजी महाराज के मंदिर में जो भोपा जी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? घोड़। तेजाजी महाराज का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लिख लो, इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। अब एक गांव में पहले मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? खेती। तो सारे लोग खेती करते। आज पश्चिमी राजस्थान में खेती करनी थोड़ी टफ हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है।
इसलिए यदि खेत का काम करना हो तो सुबह जल्दी उठ के करो या शाम को करो। दोपहर में तो सूरज भगवान एकदम ऊपर आ जाएंगे और आपको काम करने नहीं देंगे। इसलिए अक्सर जब गांव में हल वगैरह चलाने के लिए जाते तो सुबह जल्दी उठ के जाते कि 5 बजे उठे, हल लेके रवाना हुए, 6 बजे भी खेत में पहुंच गए। 6 बजे गर्मियों के अंदर दिन उगना शुरू हो जाता है, 5 बजे उग जाता लगभग। अब खेत में काम करो 10-11 बजे तक कर लो, 11 बजे बाद में सूरज भगवान करने नहीं देंगे, रेस्ट कर लो। और बाद में 3-1 बजे सूरज भगवान थोड़े ढलने लगे तो वापस आ जाओ, 6-7 बजे तक काम करके घर आ जाओ। अब यदि कोई बंदा सुबह 5 बजे उठ के खेत में काम करने के लिए जाए तो खाना खा के नहीं जाएगा, पर न तो इतनी जल्दी भाएगा और इतनी जल्दी बनाएगा भी कौन। तो अक्सर क्या होता है गांव में, यदि पुरुष जब काम करने के लिए चले जाते तो महिलाएं पीछे से खाना लेके जाती। गांव में कहते बातों, महिलाएं क्या लेके जाती है, बाता। तेजाजी महाराज की शादी हो रखी थी पेमल के साथ, पर मुकलावा नहीं हुआ था। मुकलावा समझते हो, गोना गोना। आपने लड़कियों की पहले शादी कर दिया करते, पर लड़कियों को भेजते नहीं थे जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, तो उनकी मुकलावा या गोना नहीं हुआ था। तो तेजाजी महाराज का भाता लेके जाते उनके भाभी जी। एक दिन भाभी जी को जाने में देर हो गई, मान लो 11 बजे खाने का टाइम था, भाभी जी को पहुंचे 2:30 बजे। तो तेजाजी महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने भाभी जी कह दिया कि भाभी जी, एक आदमी हल चलाने जैसा काम करे और उसमें इतनी गर्मी पड़े, उसमें खाना ना मिले, आंतड़ियां बाहर आ जाती है, तो खाना तो कम से कम टाइम पे ले आया करो। भाभी जी ने भी कह दिया कि इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद वाली को लेके आओ, मेरे से तो आज बड़े न। तेजाजी महाराज ने टिफिन बंद किया, अब तो खाएंगे तो अपने वाली की हाथ की खाए। तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे थे, ससुराल कौन से गांव था, पनेर। जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक महिला थे, लाछा। क्या नाम था, क्या नाम था महिला का, लाछा नाम के गुर्जर महिला थे। और वो गाय रखते थे अपने पास में, और उनकी गायों को, वही उस समय लूटपाट किसकी होती, गायों की, और वो उनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए। उन्होंने जैसे तेजाजी महाराज को देखा, तेजाजी महाराज पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, तो तेजाजी महाराज एकदम दुल्हे की वेशभूषा में, हाथ में तलवार ले रखी, भाला ले रखा। अच्छा, दुल्हे के हाथ में तलवार वगैरह इसलिए होती थी कि वापस आते थे हम दुल्हन साथ में होगी तो गहने होंगे, लूटपाट ना हो जाए, है ना। हर चीज का अर्थ है, यूं ही नहीं कि भाई आपको तलवार लेके जाना है। और पहले केवल दूल्हा नहीं, जितने बाराती होते ना वो भी तलवार लेके जाते, कि भाई पहले लूटपाटन ज्यादा होती, और पहले बारात में लोग भी इतने जाते, 10, 12, 5, 7 इतने लोग हुआ करते। तो जितने लोग हैं सबके हाथों में तलवार होनी चाहिए, तो ताकि आते टाइम जब दुल्हन साथ में हो तो गहने वगैरह हो तो कोई लूटपाट ना कर ले। महिला साथ में तो हथियार रखने अपने को जरूरी है। फिर धीरे धीरे सिंबॉलिकली बारातियों के हाथ से तो हट गई, दूल्हे के हाथ में हमने अभी भी दे रखी है कि भाई तू तो रख कम से कम, है ना। पर तलवार का मतलब ये होता है कि भाई तलवार आप वैसे पकड़ो जैसे तलवार चलाई जाती है वैसे एकदम। तो होता ही है कि भाई यदि आप राइट ही हो तो आपकी तलवार लेफ्ट में रहे, और यदि आप लेफ्ट ही हो तो आपकी तलवार राइट में रहे। तलवार का मतलब ये कि तलवार आपके यहाँ रहे, ताकि यदि आपको मतलब आवश्यकता पड़ी तो खच निकाल सके, है ना भाई, बाहर निकल। अब दूल्हा रखता है यहाँ, कोई रखता है यहाँ, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं उसको लेके। नहीं, उसका है कि भाई आप यूं रखो ताकि जब भी जरूरत पड़ी आप उसको निकाल सके, बाहर निकाल सके। पर अब धीरे धीरे रीति रिवाज कमजोर पड़ते जाते हैं, उन चीजों का अर्थ भी नहीं रहता है कोई, तो अपने आप ही चीजें धूमिल होती चली जाती है। तेजाजी महाराज जा रहे थे तो उनके हाथ में तलवार एंड भालान दे के वो लाछा जो थे उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे धर्म के भाई हो, मेरी गायों को लुटेरे ले गए, तुम मेरी गायों को बचा के लाओ। तो तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं और गायों को बचा के लेके आते हैं। पर जब तेजाजी महाराज जा रहे थे तो रास्ते में एक कोई सांप जल रहा था। अच्छा, सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद उसको जला देना चाहिए। यदि आप सांप को जलाते नहीं हो तो सांप वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने उसको मारा था उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेता है और जानी दुश्मन बन जाता है। क्या बन जाता है? चुन चुन के बदले लेता है भाई साहब। और यदि आप सांप को जला देते हो तो सांप को मोक्ष मिल जाती है। तो सांप जल रहा था, तेजाजी महाराज को लगा बेचारा जानवर जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, सांप ने कहा अरे तेजाजी ये क्या किया आपने, मेरे को मोक्ष मिलने वाली थी, बस स्वर्ग के द्वार पे ही था मैं, और आप वापस ले आए मेरे को, तो वापस जिंदा होना पड़ेगा, मेरे को वापस ये यहाँ पर धरती पे रहना पड़ेगा। तेजाजी महाराज ने कहा सॉरी ब्रो, गलती हो गई यार, मेरे को नहीं पता था ऐसी बात है, और यदि मैंने तेरे खिलाफ कोई गलती की है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। पर मैं एक बार लाछा को वचन दे के आऊं कि उनकी गायें बचा के लाऊंगा, एक बार उनकी गायें बचा दूं फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। गायें बचाते हैं, बाद में सांप के पास जाते हैं कि तू जो चाहे मुझे दंड दे सकता है, मैंने तेरे खिलाफ गलती की है। सांप ने कहा भाई मैं तो क्या दंड दूंगा, मैं तो डंक मारूंगा, पर अब तो मैं डंक भी कहां मारूं, तेरे तो खून निकल रहा है, तो युद्ध में घायल हो गया भयंकर। तो तेजाजी ने कहा भाई बाकी सब जगह तो तलवार लग जाती, जीप पे तो नहीं लगती, तो तुम मेरे जीप पे डंक मार लो। तो आप जितनी तेजाजी की फोटो देखेंगे उनमें सांप कहां डंक मार रहा है। पर तेजाजी महाराज ने कहा आज मेरी सांप के काटने से मृत्यु हो रही है, आइंदा से मैं धरती पर किसी को सांप के काटने से मरने
जैसे हम गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं, वैसे हम तेजा जी को किस रूप में पूछते हैं? बोले बड़ी बात। लिखो लिखो, लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए थे। तेजा जी गोट इंजर्ड while protecting cows of Gurjar woman named लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए थे। तेजा जी गोट इंजर्ड while protecting cows of Gurjar woman named लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए थे। तेजा जी गोट इंजर्ड while protecting cows of Gurjar woman named लाछा। अजमेर में गांव पड़ता है सुरसुरा। कौन सा गांव है? लिखो, सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा। अजमेर में सुरसुरा नामक गांव में एट विलेज नेम्ड सुरसुरा सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting। सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting। सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। He died due to snakes biting। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। एक और कहते हैं भाई, कोई बुरे व्यक्ति थे, उनको बाहर निकाला था, लोगों को बचाया, तो काला बाला, तो इनको काला बाला का देवता भी कहते हैं। लिखो, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। तेजा जी खेत में क्या चलाने के लिए गए थे? हल। इसलिए आज भी गांव में जब हल चलाए जाते हैं तो किसके गीत गाए जाते हैं? लिख लो, खेतों में हल चलाते समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजा जी आर संग व्हाइल प्लगिंग। खेतों में हल चलाते समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजा जी आर संग व्हाइल प्लगिंग। खेतों में हल चलाते समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजा जी आर संग व्हाइल प्लगिंग। तो पहले तो वास्तव में यूं किसान जब हल चलाता, पहले खुद ही चलाते हल, ट्रैक्टर वगैरह तो आए नहीं थे, तो जोर जोर से गाया करते, तो लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादवो। बाद में ट्रैक्टर आ गए थे, तो बाद में ट्रैक्टरों पे गाते, कैसेट लगा देते और कैसेट चलती रहती। तो मेरे को याद है पहले गाँव में रात में यदि कहीं पर तेजा जी का गीत चल रहा होता तो गाँव में पापा ने कहते कि भाई फलान जी की आज बिजाई हो रही है, मतलब उनकी बिजाई मतलब बीज डाला जा रहा है उनके। भाई पहले हल से डालते, बाद ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टरों से करने लग गए थे अपने, तो आज बिजाई हो रही। कैसे? कि तेजा चल रहा है, ठंडी रात में सुनते दूर दूर तक। पर बीच में कुछ साल के लिए आ गई थी सपना, है ना। बाद में ट्रैक्टरों पे मिन्ना भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, अलग ही चले गए थे भाई साहब। आजकल इन दिनों में वापस है भैया ना, इन दिनों में धार्मिक चीजें वापस हो रही है, आजकल वापस तेजा जी गीत बज रहे हैं खूब सारे। तो किसान खेतों में हल चलाते समय किसके गीत गाते हैं? तेजा जी। घोड़ी का नाम क्या? इसलिए आपने जयपुर से जैसलमेर वाली ट्रेन है, उसका नाम है लीलैंड एक्सप्रेस। क्या नाम है? लिखो, राजस्थान में लीलैंड एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। ट्रेन नेम्ड लीलैंड एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में लीलैंड एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। ट्रेन नेम्ड लीलैंड एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में लीलैंड एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। ट्रेन नेम्ड लीलैंड एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। कौन सी ट्रेन प्रारंभ की जा चुकी है? लीलैंड एक्सप्रेस। अच्छा, तेजा जी महाराज पे डाक टिकट जारी हो चुका है। डाक टिकट समझते हो? पहले कागज भेजते जब एक इधर से उधर, तो उनके ऊपर टिकट लगाने पड़ते हैं ना, अलग अलग। कोई 25 पैसे का टिकट होता, 50 पैसे का होता, 1 रुपए का टिकट होता, 5 रुपए का होता।
उन टिकटों पे अलग अलग चित्र बने होते हैं। मान लो किसी डाक टिकट पे बना हुआ है ताजमहल, किसी पे लाल किला, किसी पे महात्मा गांधी, किसी पे चित्तौड़ का किला, किसी पे तेजाजी, अलग अलग फोटो होते हैं। उनकी याद को बनाए रखने के लिए उनपे सरकार क्या कर देती, डाक टिकट। तो तेजाजी पे क्या जारी किया जा चुका है, लिख लो, तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी, तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी, तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी। लिखो प्रमुख मंदिर तेजाजी के मंदिर कौन कौन से मुख्य। क्या बात होती है इतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे, जिसमें तुम्हें लगता है कि पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कि एक बार पढ़ना नहीं एक बार बात करनी है। या तो मुझे भी बताओ तो मैं वही बात कर लूं, आगे पढ़ाऊं नहीं, ताकि तुम्हारा भी सही हो जाए और मेरे भी ठीक रहे थोड़ा। उतार लिए। परबत सर आपके नया डिस्ट्रिक्ट बन गया डीडवाना, लिख लो परबत सर कोष्टक लिख लो डीडवाना। पहले ना आपका सबसे मुख्य मंदिर हुआ करता था सुरसुरा, कौन सा था भाई, डेथ कहां पे हुई थी, सुरसुरा, तो मुख्य मंदिर भी कौन सा था, सुरसुरा। लेकिन बाद में ये पर्वतसर वाला मंदिर बन गया, तो मुख्य मंदिर कौन सा हो गया था, पर्वतसर। तो मैंने बताया था तेजा जी का मेला भी बड़ा कहां पे लगता है, तेजा दशमी का मेला पड़ा था। ये पर्वतसर वाला मंदिर है ना, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बना। किसके शासनकाल में, लिख लो पर्वतसर वाले के आगे लिख लो, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। खरनाल नागौर में हमने पढ़ी लिया। सुरसुरा अजमेर, पनेर अजमेर, लिख लो डिस्ट्रिक्ट लिख लो आगे, सुरसुरा अजमेर, पनेर अजमेर, सेंद्रिया भावता भी अजमेर। एक बासी दुगारी बूंदी में पड़ता है, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है बासी दुगारी, उसके स्टार लगाना, वो क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार कि बासी दुगारी में किसका मंदिर है, तो किसका मंदिर है, बाकी वाला अजमेर है, सुरसुरा भावता। इनमें ऊपर वाले चार याद रखना है, एक तो एक बासी दुगारी याद रखना है। ऊपर वाले चार तो इसलिए मुझे याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा इनमें से असुमिलित बताइए, फिर उसने दिया खरनाल जन्म स्थान, पर्वतसर मुख्य मंदिर, सुरसुरा निर्माण स्थली, और पनेर ननियाल। कौन सा है, पनेर, पनेर ननियाल नहीं है, पनेर क्या है, याद रह जाएगी बात। अब लिखो तेजाजी से संबंधित पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू तेजाजी।
बंशीधर शर्मा की बुक का नाम क्या है? तेजाजी राव ब्यावला, वही ब्यावला रसावला भजनों को ही कहते हैं। एक है जुंझार तेजा, जुंझार का मतलब होता है असाधारण रूप से जो लड़े, जुझारू प्रदर्शन करे, तो जुंझार, वे जुंझार तेजा। किसने लिखी जुंझार तेजा? लजाराम मेहता। किसने लिखी? लजाराम मेहता। एक इसी में नीचे हेडिंग डालो, एक तेजाजी महाराज में एक हेडिंग डालो, लिखो राजल भाई। देखो राजल भाई, इसी में एक हेडिंग डाला नीचे, देखो यह तेजाजी की बहन थी, इसी वो सिस्टर ऑफ तेजाजी। यह तेजाजी की बहन थी, इसी वो सिस्टर ऑफ तेजाजी। कहते हैं कि जब भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो राजल की मृत्यु हो गई थी, बहन की भी मृत्यु हो गई, तो इनका मंदिर भी बना हुआ है तेजाजी के गांव में। तेजाजी का गांव कौन सा? करनाल। तो मंदिर कहां बना हुआ है? करनाल। लिख लो मंदिर करनाल टेम्पल। करनाल कहां पे? नागौर। तो मंदिर कहां पर बना हुआ है? करनाल। अन्य नाम लिख लो, बुंगरी माता एक और नाम इनका, अदर नेम। गांव में किसी की स्किन डिजीज हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, तो राजल भाई का नाम लें तो उनके चर्म रोग क्या हो जाते हैं? ठीक। तो मंदिर में झाड़ू चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? झाड़ू को गांव वाली भाषा में कहते हैं बोंगरी। क्या बोलते हैं? बुआरी, बोंगरी। ये गांव वालों के झाड़ू के नाम है, तो बात है बोंगरी माता या बोंगरी माता हो गई। तेजाजी वाला गीत सुनाऊं मैं आपको, अलवाला? तुम इसमें यूट्यूब चला सकते हो, चलाओ। शांति। तुम चुप नहीं रहो तब तो मैं आगे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा दूंगा, और वरना चुपचाप देख लो। हाँ ठीक ठीक, आ गया। ये ज्योग्राफी है। ताल में तो बीजे मूंग, धोले दोरा में बीजे बाजरो। ये मतलब बाजरा धोरों में हो जाएगा लेकिन मूंग धोरों में नहीं होगा, उसके लिए ताल चाहिए आपको। ये ज्योग्राफी है। हाँ? एक काम की बात इतनी है अपने। हाँ? आप ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, सुनो तो ये पूरी कहानी है। तो वो कहते हैं, तेजाजी कहते हैं भाई आप मोड़े, मोड़ा मतलब लेट, मोड़ा क्यों आया भावजो, कि आप लेट क्यों आए? तो वापस कहती कि मण तो पोयो और मण पीस्यो, 40 किलो पीसा, 40 किलो पोया। मण में 40 किलो होते हैं, मण में, इसका मतलब पहले घर में पीसते थे। तो अगर ये मैंने एक मन 40 किलो तो पहले आटा पीसा है, फिर वो 40 किलो बनाया है, इसमें टाइम लगेगा। इतना गुस्सा आता है तो तुम्हें तुम्हें जो परिणाई हुई हो बाप के घर बैठी है, खाने तो परिणोड़ी बैठी बाप रे, कि वो अपने बाप के घर बैठी है, लेके आओ, गरम गरम जिमाएगी, गरम गरम बनाएगी, गरम गरम जिमाएगी आपको। आप और देखो, वो जीमने के लिए शब्द में यूज ले रहे हैं अरोगो। क्या ले रहे हैं? इसका अरोगो मतलब दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं। आप ये नहीं कह सकते मैं आरोग रहा हूं। आप भी खा लो, मैं आरोग रहा हूं इसमें नहीं। आप अरोगो, मैं खा, आप जिमो, मैं खा रहा। आई बात समझ में? तो जिमने के लिए पर्यायवाची कौन सा? कौन सा आ गया? अगले लिखो। घर पे जाके पूरा सुनना आप।
जन्म कहां पर हुआ? मालासरी। एग्जैक्टली उस पहाड़ी का नाम है मालासरी, आसिंद में। आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा। आसिंद कहां पड़ता है? याद रखना, मोदी जी आगे गए थे पिछले साल। पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोजन। 24 भाई थे। कहते भाई थे? बड़े बहादुर व्यक्ति वे सवाई भोजन 24 भाई, इसलिए गांव में 24 बगड़ावतों की कहानियां। किसकी कहानियां? बगड़ावत गुर्जर थे। कौन से गुर्जर थे? लिख लो। इनका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। इनका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। कौन से परिवार में हुआ था? बगड़ावत। इनके पिताजी बिनाय, बिनाय पड़ता है? पहले अजमेर में, आजकल केकड़ी में चला गया और केकड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया। बिनाई के राजा के खिलाफ लड़ाई होती है। उस लड़ाई में इनके पिताजी के जो भी भाई थे वो लड़ते हुए मारे गए। तो इनकी मम्मी जो थे वो इनको लेके अपने पीहर चले गए। इनकी मम्मी का पीहर था मालवा। कहां पे था? तो भी देवेंद्र नारायण जी महाराज वहीं मालवा में बड़े हुए, वहीं शादी हो गई पीपल दे के साथ में। बाद में जब वापस यहाँ पर आए तब बिनाई के राजा से लड़ाई लड़ते हैं गायों की रक्षा के लिए। किसके लिए? और बिनाई के राजा को मारते हैं। तो गायों की रक्षा भी करते हैं और अपने पिता की हत्या का बदला भी लेते हैं। देख लो। देखो, सवाई भोज बिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। सवाई भोज डाइड while fighting against king of भिनाय। सवाई भोज भिनाय के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। सवाई भोज डाइड while fighting against king of भिनाय। भिनाय के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। डाइड while fighting against king of भिनाय। भिनाय के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। लाइन चेंज करके लिखो। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ काउज। देवनारायण जी ने भिनाय के राजा को मार दिया। देवनारायण जी ने भिनाय के राजा को युद्ध में मार दिया। देवनारायण जी किल्ड मर्डर्ड किंग ऑफ भिनाय इन बैटल। देवनारायण जी ने भिनाय के राजा को मार दिया। देवनारायण जी मर्डर्ड किंग ऑफ भिनाय इन बैटल। तथा अपने पिता की हत्या का बदला लिया एंड टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। तथा अपने पिता की हत्या का बदला लिया एंड टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। तथा अपने पिता की हत्या का बदला लिया एंड टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। पिता की हत्या का बदला लिया। देवनारायण जी महाराज को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लिखो, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। डॉक्टर साहब थे भाई अपने टाइम के, तो इनको औषधि का देवता कहा जाता है। दवाइयां मारते लोगों में, इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ मेडिसिन। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ मेडिसिन। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ मेडिसिन। नीम की दवाइयां बनाते हैं, जिनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाते हैं। देखो, मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन टेम्पल। क्या ऑफर किए जाते हैं? मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन टेम्पल। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन टेम्पल। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंट की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? देखो, मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। देर इज नो आइडल ऑफ टेम्पल इन टेम्पल। देर इज नो आइडल इन टेम्पल। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। देर इज नो आइडल इन टेम्पल। बल्कि ईंट की पूजा की जाती है। बट ब्रिक इज वर्शिप्ड।
बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, बट ब्रिक इज वर्शिप्ड। बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, बट ब्रिक इज वर्शिप्ड। अब ये बात भाई अपने किताबों में लिख दी, इन आरपीसी ने पूछ ली, हम इसके गोटे मारने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवनारायण जी महाराज के खूब सारे मंदिरों में मूर्तियां है और खूब सारे मंदिरों में मूर्तियां नहीं भी है, पर खूब सारे बाकी देवता भी है जिनके मंदिरों में मूर्तियां, गांव के ज्यादातर मंदिरों में किसी भी देवता को उसमें मूर्ति है ही नहीं। कहां से लाते हैं मूर्तियां? भाटे रखे में पत्थर है कोई, और पत्थर पे लिखा हुआ है जय पितरजी महाराज, जय भैरू जी महाराज, जय जुंजार जी महाराज, जय भौमियोसा महाराज, जय क्षेत्रपाल जी महाराज, और उनकी पूजा कर ली। हमने शहीदों की पूजा की है, कहां से आती है उनकी फोटो? कहां से आते हैं उनके चित्र? फिर बीच में जब मध्यकाल आया, और मध्यकाल में जब बाहर से आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारियों ने मूर्तियां तोड़नी शुरू की। हमारा समाज बड़ा समझदार था, उनका मूर्ति तोड़ते हो, हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, बाटे ही पूछ लेंगे। तो हमने कहा बाटा बाटा भौमियो है ना। हमने हमारे मंदिर भी नहीं बनाया, हमने हमारे खेत में एक पालिया बनाया, एक चबूतरा बनाया, उस पर 2 ईंटें रखी, पूजने लग गए। हमने हमारे घर के परिंदे में, परिंदा समझते हो जहां मटके रखते हैं, उस परिंदे में 2 ईंटें रखी और ईंटों की पूजा करनी शुरू कर दी। हमें इसके लिए मूर्तियों की आवश्यकता। मुझे लगता है यार समाज कितना समझदार, कितना इंटेलिजेंट था। उसने कहा हम हमारे पूर्वजों को याद रखेंगे, जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिए उनको याद रखेंगे। तो मंदिर नहीं बनाने दोगे, तो मूर्तियां तोड़ दोगे, तो भी याद रखेंगे। वो हमारे दिलों में जिंदा है, हम बाटों में पूजा कर लेंगे। भले ही उनके मंदिर नहीं बने, भले ही उनकी मूर्तियां स्थापित नहीं की गई, उसके बावजूद गांव में हर शादी ब्याह के बाद दूल्हा दुल्हन पहली फेरी उनके लगाते हैं। तो हनुमान जी के, बाकी देवताओं के, राम जी के, कृष्ण जी के लगाए बाद में, भूमियो सान, क्षेत्रपाल जी, पितर जी, जुंजार जी के लगाए पहले। और उनका कोई मंदिर नहीं है, कोई उनकी मूर्ति नहीं है। तो गांव के ज्यादातर मंदिरों में जो मूर्तियां नहीं होती है, उनमें ईंटों की पूजा होती है। वैसे देवनारायण जी के मंदिर में भी मूर्ति नहीं होती, बल्कि ईंट की पूजा। पर देवनारायण जी के खूब सारे मंदिर है जिनके अंदर मूर्तियां भी। हमने जैसे पढ़ा कि पाबू जी की फट जो होते हैं, कौन से भोपे गाते हैं? भील जाते। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? वैसे देवनारायण जी महाराज की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के भोपे गाते हैं। कौन सी जाति के? और वो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो होता है जंतर। कौन सा? आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब अपने और देखेंगे इन चीजों को। फड़ कल मैंने बताई दिया था क्या होती है, लिखो। गुर्जर भोपे, गुर्जर पृष्ठ, गुर्जर भोपे, गुर्जर पृष्ठ। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी भी जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गले में लटका के जंतर बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी भी जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी भी जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी भी जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने देवी देवता उनमें सबसे लंबी फड़ यदि किसी देवता की तो किसकी है? देवनारायण। लिख लो, इनकी फड़ सबसे लंबी है। हिज फड़ इज लॉन्गेस्ट। इनकी फड़ सबसे लंबी है। हिज फड़ इज लॉन्गेस्ट। इनकी फड़ सबसे लंबी है। हिज फड़ इज लॉन्गेस्ट। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़। जैसे अभी मैंने बताया कि तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी हो चुका है, वैसे देवनारायण जी महाराज की फड़ पे डाक टिकट जारी हो चुका है, और देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। कहने का मतलब है, एक बार डाक टिकट पे फड़ का फोटो है, एक बार डाक टिकट पे खुद देवनारायण जी का फोटो है। तो देवता पे भी और उनकी फड़ पे भी। लिख लो, लिखो, फड़ पर तथा देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुके हैं। पोस्टल स्टैम्प्स हैव बीन इश्यूड ऑन फड़ एंड देवनारायण जी। फड़ पर तथा देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुके हैं, या फड़ तथा देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुके हैं। पोस्टल स्टैम्प्स हैव बीन इश्यूड ऑन फड़ एंड देवनारायण जी। फड़ तथा देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुके हैं। पोस्टल स्टैम्प्स हैव बीन इश्यूड ऑन फड़ एंड देवनारायण जी। मंदिर लिख लो, मंदिर कहां कहां पे।
मालाश्री वाला मंदिर कहाँ बना हुआ है? आसीन। आसीन कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर। ब्यावर खुद ही डिस्ट्रिक्ट हो गया आजकल। ब्यावर तो खुद डिस्ट्रिक्ट हो गया आजकल। देवधाम कहाँ पर है? जोधपुरिया। जोधपुरिया अपने टोंक, ये वनस्थली विद्यापीठ के पास यहीं पे टोंक। तो जोधपुरिया जोधपुर में नहीं है, जोधपुरिया कहाँ पर है? टोंक। और आपका देव डूंगरी कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़। ये चित्तौड़ वाला मंदिर, चित्तौड़ के एक बहुत बड़े राजा हुए थे, राणा सांगा। कौन हुए थे? वो देवनारायण जी महाराज को खूब मानते थे भाई, उन्होंने बनवाया था, लिख लो। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा सांगा बिल्ड दिस टेम्पल। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा सांगा बिल्ड दिस टेम्पल। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मेले लिखो, मेले कब कब लगता है? अच्छा, मैं यदि आपको कहूं कि इनका एक जो मेला वो ऋषि पंचमी के अगले दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। भाद्रपद शुक्ल, लिख लो, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी कब लगता है मेला? बताओ देखिए, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। मैं यदि यह कहूं कि इनका एक मेला बसंत पंचमी के 2 दिन बाद लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी। लिखो, माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी मेले कब कब है? बताओ देखिए दोबारा आप। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और माघ शुक्ल सप्तमी। दोबारा बताओ। माघ शुक्ल सप्तमी। अब लिख लो पुस्तक, देवनारायण जी से संबंधित पुस्तक। बुक का नाम है बगड़ावत। क्या नाम बुक का? बगड़ा। राइटर का नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े राइटर हुए लक्ष्मी कुमारी जी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बॉक्स बंद कर लो अलग से बुक को। तो चलो आगे, अगले लिखो देव बाबा। मंदिर लिखो नंगला जहाज, भरतपुर में जगह पड़ती है। देव बाबा और देव बाबा का मंदिर लिखो नंगला जहाज। नंगला जहाज कहां पर है? भरतपुर। कहां पर है? भरत। मेला, मेले लिखो, मेले कब कब लगते हैं? लिखो मेले। मैं यदि कहूं कि इनका एक मेला ऋषि पंचमी वाले दिन ही लगता है, भाद्रपद शुक्ल, लिख लो, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। जब नाम ही ऋषि पंचमी है तो षष्ठी को कैसे आएगा? लिखो भाद्रपद शुक्ल पंचमी। चाय नहीं पी गए तो सुबह। भाद्रपद शुक्ल पंचमी कब लगता है मेला? बताओ। मैं यदि कहूं कि इनका एक और मेला गुलाबी गणगौर के दिन लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी। लिखो, चैत्र शुक्ल पंचमी। चैत्र शुक्ल पंचमी। तो 2 मेले कब कब है बताओ देखिए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। देव बाबा भी भाई देवनारायण जी महाराज की तरह डॉक्टर थे, पर इनके थोड़े नीट में नंबर कम रह गए थे, इसलिए इनको वेटरनरी मिला था। लिखो, यह पशु चिकित्सक थे, ये वॉज वेटरनरी डॉक्टर। यह पशु चिकित्सक थे। देवनारायण जी महाराज को डायरेक्ट एमबीबीएस मिल गया था। यह पशु चिकित्सक थे, ही वॉज वेटरनरी डॉक्टर। अब इनको राजी करना है तो गाय चराने वालों को भोजन करवाओ।
गाय चराने वालों को क्या बोलते हैं? गवाले। तो 7 गवालों को भोजन करवाना। कितने गवालों को? लिखो, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। 7 cows herdsmen टू बी फेड, 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। 7 cows herdsmen टू बी फेड, 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। 7 cows herdsmen टू बी फेड। फीस थोड़ी ज्यादा ही होगी, 7 गवाले ढंग से खाते हैं वैसा। 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। अगले लिखो, मल्लीनाथ जी। देखो सुनो, एक बात सुनो, जो पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि मास्टर बोर्ड पे खड़ा हो, लिखे, आप देखो, फिर पढ़ाए। एक तरीका और है जो आजकल डिजिटल बोर्ड आने के बाद आ गया, उसमें कि मास्टर ना खड़ा हो, बोर्ड पे लिखा हुआ हो और कहे कि तुम लिख लो। यदि तुम चाहते हो किसी प्रकार से हल्ला मचाओ तो कल मैं लेके आऊंगा पीपीटी। ये इससे बड़ी बदतमीजी कुछ नहीं हो कि टीचर इधर देखे तब तुम बोलो। तुम्हें बोलना लब बोल लो। किसने मना किया? तुम्हें कब मना किया कि तुम क्लास में बोल नहीं सकते, एक सवाल नहीं पूछ सकते, मेरे से कोई बात नहीं पूछ सकते? मना किया? तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं है वो पूछने का अधिकार है। पर मैं इधर देखूं और तुम पीछे बात, आपस में बात करो, उस 30 सेकंड में ऐसी क्या बात करनी है? और इसका एकमात्र मतलब है तुम्हारा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं है। मैं जब कभी स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मैं उन 1.5 साल को याद करता हूं। मैं 1.5 साल लगभग आया हूँ कोचिंग, कि जुलाई 2010 से लेके अक्टूबर 2011 तक, पूरे 1.5 साल नहीं, थोड़े से कम रह गए होंगे, पर 15-16 महीने में कोचिंग आया था। मेरे कभी याद नहीं, बाकी और किया होगा, ये किया होगा कि कभी पढ़ाया घर पे जाके नहीं पढ़ा होगा, कभी ये किया होगा कि नोट्स भी ढंग से नहीं बनाए, यूं ही घास ही काट ली होगी उनकी। पर मेरे ये कभी याद नहीं आता कि मैंने मेरे पड़ोसी से बात की, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बाकी सब चीजों में केवल मैं दोषी हूं कि मैं नहीं पढ़ा, मैं मेरा नुकसान कर रहा हूं, मैं नोट्स नहीं बना रहा, मैं मेरा नुकसान कर रहा हूं। पर यदि मैं क्लास में टीचर खड़ा है उस समय किसी से बात करता हूं, इसका मतलब बदतमीज हूं। और मेरे घर वालों ने मुझे किसी प्रकार के संस्कार नहीं दिए। मैं कुछ भी चाहूंगा और मैं कम से कम मम्मी पापा को गालियां नहीं निकलवाना चाहूंगा। प्लीज, ये आपके संस्कार दिखाते हैं कि आपको इतना भी नहीं पता कि सामने कोई खड़ा हो तब इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब वो आपकी तरफ ना देख रहा हो। इसका मतलब तो एक और हुआ कि तुम्हें डर लगता है कि यूं तो देखा तब तो सर फटकार देंगे, इधर देख रहा है तो अपने को देख नहीं पाएगा, अपने बोल देते हैं। इससे और कुछ नहीं होता। इससे जो मैं क्लास में बोर्ड पे चीजें लिखता हूं ये तुम्हें याद नहीं होगी कभी। पहले महीने भर पहले पढ़ा के गया था, अब पढ़ा रहा हूं। सिंगल डे कभी हुआ कि मैं कुछ बोर्ड पे लिख के लाया? मैं एक एक चीज लिखता हूं, आप नोटिस करना, मैं का के की को छोड़ के सब कुछ लिख देता हूं। मैं गवाला भी लिखता हूं कि क्या पता तुमसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, यार ये भी मैं लिख देता हूं कि बोर्ड पे। तो मैं क्यों लिखूं बोर्ड पे? क्योंकि बोर्ड पे लिखने से आपकी ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी बनती है। आप देखते हो फिर लिखते हो, देखते हो फिर लिखते हो, इससे चीजें याद होती है। पर यदि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एक काम किया जाए, मैं पीपीटी उतार के लेके आऊं, उससे 2 काम होंगे। एक तो तुम्हारा बोलना चुप हो जाएगा, एक मैं कोर्स जल्दी करवा दूं। अब मुझे 2-2 बार बोलने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, फिर लिखा हुआ होगा मैं समझा दूंगा, कहानी बाबूजी की बताई, फिर मैं लिखो, तुम उतार लेना। या इससे भी अच्छा अपने एक काम और कर सकते हैं, मैं केवल ऐसे बैठा रहूं ताकि तुम ना बोलो, मैं केवल कहानी बता दूं, नोट्स दे दूं तुम्हें, तुम्हें लिखने की भी आवश्यकता नहीं, दे दूं कल से। अच्छा रहेगा, अपने कोर्स जल्दी होगा, 18 महीने लगने नहीं देंगे, हम आपका कोर्स 13-14 महीनों में करा देंगे। आपको हमसे, हमें आपसे मुक्ति मिलेगी। आप घर पे आराम से पढ़ लेना। आपने भाई, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो कि आपको कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम घर पे पढ़ सकते हो, क्योंकि कोचिंग में तुम्हें बात करनी है, तो तुम इसका मतलब घर पे पढ़ते होंगे। भाई बंदा कोचिंग में पढ़ता है, कोचिंग से बाहर जाने के बाद दोस्तों से बात करता है, पर तुम कोचिंग में बात करते हो, इसका मतलब तुम बाहर पढ़ते हो, तुम इतने इंटेलिजेंट है, मैं ये मान लेता हूँ। फिर ये काम कर लिया जाए कि कल से मैं आपको नोट्स बांट दूं। और कल्चर को पढ़ाने में बेसिकली मुझे हमेशा लगते हैं 25-26 दिन लगते हैं, मैं आपकी 13-14 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो अपने जल्दी जल्दी कोर्स भी हो जाएगा, मैं भी किसी दूसरे बैच में जाके करवाऊंगा, आपको भी नया टीचर आ जाएगा और पढ़ा देगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी यदि आप कर दोगे तो नोट्स देके जल्दी जल्दी करवा देगा, क्योंकि जो कोर्स 18 महीने में होता है यही कोर्स हम 3 महीने में भी करवाते हैं। तो सेम
कुछ ही चेंज नहीं होने देते, पूरे का पूरा लिखवाते हैं। ऐसा कैसा, आप 3 महीने में भी करवा देते हैं। ये क्वालिटी हमारे अंदर है कि मोड चेंज कर लेते हैं कि कब कौन से मोड में जाना है। अभी प्री की वैकेंसी आ जाए, हम आप वाला कोर्स किसी भी नए बैच में 3 महीने में करवा देंगे। इसका मतलब हमें यह तो आता है, ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे पढ़ना चाहते हो। यदि क्लास में तुम इसी प्रकार से बदतमीजियां करना चाहते हो, मेरा हमेशा मानना रहा कि स्प्रिंग बोर्ड में जब कोई एडमिशन लेता है तब वो बच्चा शरारतें करता है, पर धीरे धीरे जब वो पढ़ता है उसके दिमाग खुलता है तब उसे लगता है कि नहीं, इस प्रकार की शरारतें नहीं करनी, मुझे क्लास में सिंसियर होता है। मैं पिछले 2-1 सालों में देख रहा हूं, जब तुम नए नए बच्चे आने शुरू हुए हो तुम धीरे धीरे और बदतमीज हो जाते हो। और इससे केवल और केवल एक ही बात पता चलती है कि घर से तुम कुछ ही नहीं सीख के आए। और इससे हमारे वो बातें फिर प्रूव है कि यार तुम्हें 12वीं करते घर वालों ने भेज दिया ना यहाँ पर, तो लखन ही नहीं आए तुम्हें। थोड़ी जिंदगी की ठोकरें खा के आए होते ना, इधर उधर एमए करके आते, 2-4 एग्जाम में सिलेक्शन ना हुआ होता, फिर तुम्हें पढ़ाई की वैल्यू मालूम होती कि यार पढ़ना किसको कहते हैं। तुम इस बात को जानते कि क्लास में बैठ के कतई नहीं बोलना होता। और कभी इस बात को तो, और मैं तुम्हें प्रूव करूंगा, तुम में से कोई एक आदमी आके यहाँ पे पढ़ाना, 10 मिनट ही पढ़ाना, कोई टॉपिक जो तुम्हें आता वो पढ़ाना, और उस समय आपके सामने बैठे लोग बोले, आपको लगेगा माथा फोड़ दूं, तो तुम देखो कि हम कितने धैर्यवान हैं कि तुम्हारे माथे नहीं फोड़ रहे। हकीकत में मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे किसी के थप्पड़ मार दूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उधर देख रहा हूं तब तुम बोल रहे हो। लो मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं, तुम्हें कभी लगे कि हम बोर हो रहे हैं पढ़ने में, सर अच्छा नहीं जा रहा हमारा टॉपिक, तुम कह दिया करो, मैं आधे घंटे बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम आपस में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन हम आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, एक दिन मैं तुम्हारी 11 से 1 वाली क्लास ले लूंगा, उसको 1:30 बजे तक लगा दूंगा, अगले बैच को 2 बजे बुला लेंगे कि आधे घंटे कल खराब हुआ था, आधे घंटे बच्चों को मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। बदतमीजियां नहीं तो अपने घर वालों को लक्षण दिखाने, वरना फिर ऐसे ऐसे तरीके उत्पन्न हो जाएंगे क्लास के अंदर कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। तुमने यदि स्प्रिंग बोर्ड में ढंग से पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है तो फिर वैसे लक्षण दिखाइए। टीचर तभी अच्छा पढ़ा पाएगा जब स्टूडेंट अच्छे होंगे। क्लास का एनवायरमेंट ही जब अच्छा नहीं होगा तो कभी कोई भी टीचर आगे अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा बुरा तो छोड़ो, पढ़ाना ही दूभर हो जाएगा। कितना अजीब लगता है कि मैं कुछ भी बोल के इधर देखता हूं, तुम पीछे बोलते हो और मुझे बार बार करना। तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो, थोड़ा तो यार सिंसियरिटी रखा करो। और मैं मेरे बैच में नहीं, तुम किसी भी बैच में, मेरे को याद है कभी मैं जब पढ़ा करता था कभी ऐसा हुआ है कि मेरे पड़ोस में बैठने वाले ने मेरे से बातचीत करने की कोशिश की है, मैंने उसको कुछ ही नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था मैं इसका व्यवहार नहीं बदल सकता। मैंने दूसरे दिन मेरी सीट बदल ली। मुझे लगा कि नहीं यार, खुदा ना खास्ता सर की नजर पड़ी और अपने नहीं बोल रहे, ये अपने से बोल रहा हुआ, कितना बुरा लगेगा यार। मैं क्लास में खड़ा था सामने, मेरे से उम्र में बड़ा था, फिर बोल लिए। उल्टा हमारे टाइम में तो हम इतने सिंसियर थे इस मामले में, हमारी एक करंट की क्लास होती और वो कोई सर नहीं लेते, हमारे अंदर से कोई एक बंदा लेता। हर सैटरडे को सर कह देते कि भाई संडे है कल, एक टॉपिक तैयार कर लेना रहा, कोई सब अपना अपना कोई टॉपिक तैयार करके लेना, ठीक है। मंडे अगले वीक में कभी लेंगे, फिर अगले वीक में कभी कोई सर एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गए, बट टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे, 1 घंटे करंट पढ़ेंगे। कौन पढ़ाएगा? मैं खड़ा हुआ, आप खड़े हुए, आप खड़े हुए, जिसका कोई टॉपिक था, सर मेरा एक टॉपिक तैयार है, आगे पढ़ा ले। कभी कभी ऐसा हुआ कि सर क्लास में बैठ गए, लो मैं बैठा हूं, ये पढ़ा रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ कि सर ने कहा मेरे काम है, मैं जा रहा हूं, तुम पढ़ लेना। मजाल है सिंगल आदमी उठ के जाए, मजाल है कोई आदमी उसके सामने बोल गया। उल्टा उस दिन हम अधिक सिंसियर होते हैं। सर की क्लास में तो हो सकता है हम पानी पीने के लिए उठ गए हो, उसकी क्लास में तो पानी पीने के लिए भी नहीं उठे। हमें लगता था वो पहली बार पढ़ा रहा है, उसकी क्लास में उठना उसकी कॉन्फिडेंस को डाउन करना है। पढ़ाने दो उसको, कल अपनी बारी आएगी। आज अपने इसके सामने उठेंगे, कल लोग अपने सामने उठ के जाएंगे। नहीं करना। थोड़े लोग हुआ करते, सारे बैठे रहते, एक एक लाइन लिखते, क्योंकि वो पहली बार लिखा रहा था, हो सकता है वो कोई गलतियां करता, हम में से कोई जो सीनियर होता वो बताता कि ये नहीं, ये चीज ये है, आपने शायद ये पढ़ी होगी, मैं भी सेम टॉपिक पढ़ गया था, ये था। ये सिंसियरिटी होती है, ये आपका व्यक्तित्व दिखाती है। व्यक्ति यदि पढ़ ले और उसके बावजूद उसका आचरण ना सुधरे तो पढ़ाई धूड़ है। सुकरात का स्टेटमेंट है, ज्ञान वह है जो आपके आचरण में झलके। यदि आपने ज्ञान प्राप्त किया और आपके आचरण में झलके ही नहीं, क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या पढ़ के आए? इसलिए कॉलेज होनी चाहिए। ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ने कॉलेज को स्किप करना शुरू किया, आपको यहां भेजना शुरू कर दिया, यह आपकी गलती नहीं है। ये कॉलेज के बच्चे ऐसे काम करते हैं, क्योंकि आप कॉलेज नहीं गए इसलिए काम यहां कर रहे हो। यदि तुम कॉलेज जाते तो ये काम वहां कर कुरा के आ जाते, फिर कोचिंग आते तो तुम्हें इसकी पढ़ाई की वैल्यू मालूम होती,
तुम्हें पढ़ाई का अर्थ पता होता, तुम्हें संस्कार पता होते, तुम्हें यह पता होता कि सर खड़े होते हैं तब नहीं बोलते हैं। ऐसी क्या बात होती है कि तुम 30 सेकंड में कर लेते हो? तुम्हें खुद को कभी शर्म नहीं आती? खुद पे अंदर आत्मा नहीं कचोटती खुद की? यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये टीचर जब था, मैं जब नोट्स लिख रहा था, मैं आपके और बदतमीजियां देखता हूं। मुझे कई बार लगता है कि यार कितना भोला है कि मैं लिखवा रहा होता हूं तब आप सब लिखते हो, एक बार मैं समझा रहा होता हूं तब आप पानी पीने के लिए जाते हो। अच्छा यार मूर्ख, इससे अच्छा जब मैं लिखवा रहा था तब चला जाता, किसी की देख के लिख लेता। समझाने वाला तो मैं ही समझा सकता हूं, दूसरा इस बात को कैसे समझाएगा? पर आपको लगता है नोट्स बनाने हैं मेरे को। यदि आपका उद्देश्य नोट्स बनाना है तब तो बाहर इस नोट्स वाली बुक पे आपके तमाम नोट्स शायद ये 3200 रुपए में दे देते हैं। क्यों घर वालों के 1 लाख रुपए लगाने हैं? 1 लाख तो फीस दी है आपने, यहां 2-1 साल रहोगे तो आराम से 2-2.5 लाख का चूना और लगाओगे। प्लीज मत लगाइए, फीस दे दी वो तो ठीक है, अभी ऑनलाइन हो जाइए, घर पे बैठ के पढ़ लीजिए इन चीजों को। उससे 2 चीजें होगी, एक तो घर पे तुम्हारे साथ कोई बोलने वाला नहीं होगा तो तुम सिंसियरिटी से पढ़ लोगे, दूसरा घर वालों का जो यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए लगाओगे वो लगाओगे नहीं। और दुख पाते हो, यहाँ पे पीजी की रोटियां खानी पड़ती है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, इन चीजों से मुक्ति मिलेगी, घर पे आराम से खाना खाओगे। क्योंकि तुम्हारे में क्लास में बैठ के पढ़ने के लक्षण नहीं है। तुम हो ही नहीं, इस लायक ही नहीं बने तुम कि तुम्हें कोई क्लास में बिठा के पढ़ाए। तो फिर तरीके बहुत गलत होंगे, तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। कतई कोई टीचर कभी ये नहीं चाहता, स्प्रिंग बोर्ड तो कदापि ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट का किसी भी मामले में कोई बुरा हो। इसलिए हम तमाम लोग जितने भी आते हैं, हम बोर्ड पे लिखते रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। कई बार कोई व्यक्ति कह देता है यार आपके जोरदार चीज है, तो मैं कई बार हंसता हूं कि यार तू सुबह 7 से लेकर 7 तक केवल खड़ा रहे। हम तो खड़े नहीं रहते, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, बदतमीजियां भी झेलते हैं, उसके बावजूद शाम को 7 बजे तक भी वैसे ही कूल रहना है। तो खाली खड़ा हो, बाद में पता चले, और कुछ ही नहीं करना कि 7 से 7 तक केवल खड़ा हूं। तो शाम को जब आप जूते उतारते हो ना तो पैर जवाब मांग रहे होते हैं आपसे, झंझना रहे होते हैं अंदर से। तो जब पूरे दिन कहाँ गायब कर दिया था तूने पैरों को, महसूस ही नहीं हो रहा है कि पैर भी है क्या अपना। हम जब खड़े हैं, हम जब करवा रहे हैं, तो आपको तो क्लास में बैठ के केवल लिखना है। तो यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो यदि किसी भी टीचर क्लास में इस प्रकार की आप चीजें करते हो, मैं कल से दिलीप सर से कहलवा के आपके बैच को तो स्पेशली नोट्स बंटवा देता हूँ। नोट्स बंटवाया जाए, फटाफट इस बैच को सल्टाया जाए ताकि घर जाए, ताकि बदतमीजियां दूसरे बैच में ना फैले ना। ये नहीं सहन हो आप, इसके अपेक्षा कुछ ही, आप क्लास में खड़े हो जाओ, आपके तो सर 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, हम 2 घंटे आप बैठे रहो, हम रिवीजन कर लेंगे, हम आपस में बात करेंगे। मुझे मंजूर है कि मैं आपकी तरफ मुंह करके बैठा हूं, आप बातें कर रहे हैं आपस के अंदर, मैं झेल लूंगा उस बात को, एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। मैं इधर देखूं तब आप करते हो, मैं माथा फोड़ दूंगा तुम्हारे में से किसी का, और तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो सर ने पीट दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं होगा मेरा, और क्लास में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मत क्या करो, ये बहुत अजीब लगता है मुझे। यूं लगता है कि मैं किन मूर्खों के बीच में खड़ा हूं, और ये ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, ये हर बात में खी 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 करने लग जाते हैं आप। थोड़ा बहुत तो कुछ भेजा दिया होगा भगवान ने कि यार किन बातों पे हंसना है, किन बातों पे नहीं हंसना, किन बातों पे रिएक्ट करना है, किन बातों पे रिएक्ट नहीं करना, कब बोलना है कब नहीं बोलना, इतना भी नहीं आता तो खा खा इसकी तैयारी करते हो यार तुम लोग। इसका मतलब केवल तुम्हारे घर वालों के पास पैसे हैं और तुम्हें धक्के मार दिए गए कि जाओ रे जाके पढ़ो। तुम घर वालों को परेशान कर रहे थे, अब तुम्हें हमारी छाती पे लाद दिया गया कि इनको परेशान कर लो, और चूंकि हमने रुपए ले लिए इसलिए परेशान होना पड़ता है। इसका मतलब यह माना जाए कि तुम रुपए देके खरीद लेते हो कि हमने भाई साहब तेरे को 1 लाख रुपए दिए, हम तो क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सोचा करो यार, ऐसे कैसे कर सकते हो लोग। वरना तुम आओ, तुम में से कोई आओ यहाँ पे एक जना, और तुम कुछ बोलो और फिर बच्चों से बुलवाते हैं कि बच्चे आपस में बात करते रहो, तुम्हारी कोई ना सुने। तुम तुम्हारे घर पे और इस प्रकार बात करो, तुम्हारे घर वाले कूट दे तुम्हें कि तुम्हारे पापा बात करते हो और तुम आपस के अंदर बात करते हो, तो घर वाले कह देंगे भाई क्या बदतमीजी है, तुम आपस में कैसे बात कर रहे हो, बात नहीं सुन रहे। तो मैं तो कोई काम की चीज बता रहा हूँ तो तुम्हारे काम की है क्या? ये सिलेबस में नहीं है टॉपिक क्या? इसका क्वेश्चन नहीं आएगा? या क्या आपको आता है? आप ये कह दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक तो आ ही रहा था इसलिए हम आपस में बात करने लगे थे, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो। अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने टॉपिक स्किप करते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आते वो पढ़ा देते हैं। आप सिलेबस बता दीजिए कि सर सिलेबस में ये टॉपिक जो है ये हमारे समझ नहीं आते, ये आप पढ़ाइए, हम सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ये टॉपिक है जो हमें आते हैं तो सर हमसे चुप नहीं रह जाता, तो आप ये लास्ट में पढ़ा देना, मैं लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। मैं वह तमाम काम करना चाहूंगा जिससे आपका भला हो।
यदि आपको लगता है इस टॉपिक में टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इतना नहीं पढ़ना चाहिए, सर हमें आ ही रहा है, पहले से आ रहा है, क्या देवी देवताओं के नाम और पापा के नाम लिखवाने, हम घर पे जाके पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए। अपने चित्रकला टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता, कल अपने चित्रकला शुरू कर लेंगे, इसको छोड़ देते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 पन्ने छोड़ दो, लास्ट के अंदर कभी मैं जल्दी में 1 घंटे के अंदर ही आगे फटाफट नाम लिखवा दूंगा, पीपीटी पे लाके आप लिख लेना। यदि आपका भला इस चीज से होता तो आपका भला उसमें कर दिया जाए। पर यदि ऐसा नहीं है, यदि मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर आगे कुछ भी पढ़ाता है और वो उस प्रकार से, आपने नोटिस किया मैंने पहले दिन आपको केवल 12 त्योहार बताए, कि जैनों के बताए, सिखों के बताए, सिंधियों के 4 त्योहार है, मैं पूरी एक क्लास खा गया उस पर आपको एक एक बात बताई उसमें। वो 12 त्योहार मैं किसी प्री की क्लास में 10 मिनट में करवाता हूँ। ये त्योहार ही तो बताना है, लिखो चैत्र चैत्र शुक्ल एकम, लिखो आश्विन शुक्ल एकम, क्या है उसमें, क्यों खड़ा होना मुझे बोर्ड पे। पर मैंने आपको बताया कि यार क्लास में याद हो, चेटी का मतलब क्या है, चंड का मतलब क्या है, क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, 100 बातें बताई। मैं क्यों बताऊं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉडर्न वर्ल्ड सर बता देंगे, क्या लेना देना है। पर मैं याद करवाना चाह रहा था कि नहीं यार, ये दिमाग में रहे कि वैसाखी का मेला था, वैसाखी का मेला देख रहे थे बच्चे, मॉडर्न पढ़ेंगे, इस बात को रिकॉल कर लेंगे। इसलिए आप सिंसियर रहेंगे तो क्लास में ढंग से पढ़ाई होगी, आप नहीं रहेंगे ये कोर्स इतनी तेज गति से हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सेम ये 6 घंटे की क्लास में हम प्री के बैच में करवाते हैं इतना कितना। भगवान ने ये बहुत अच्छी एबिलिटी दी है कि चीजों को मोड कैसे चेंज किया जाए फटाफट। जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर को पढ़ाने में 2-2.5 महीने लगते हैं, वो क्यों हिस्ट्री कल्चर 20-21 दिन के अंदर समाप्त है। ये उतनी कुतनी, और एक बच्चा ये नहीं कर पाएगा, एक लाइन नहीं लिखवाई, मैं उतनी कुतनी लाइनें लिखवा दूंगा जिन नोट्स में, बनिस्बत मैं उल्टा आपके एक आधी लाइन एक्स्ट्रा होगी कि जो आपके फाउंडेशन बेच में नहीं है, प्री वाले बेच में 1-2 एक्स्ट्रा लिखवा दी मैंने लाइनें, और मैं समय भी बचा गया उसके अंदर। तो मैं जानता हूं कि उसके अंदर ज्यादा नहीं समझाएंगे, तो जितनी जितनी पिन पॉइंट होती थी बता दो। आपके बीच में क्यों समझाई जाए, इसलिए ताकि चीजें कोरिलेट हो, चीजें आपके जुड़े, आपकी चीजें आसानी से याद हो जाए। प्री वाले बेच में हमें लगता है इनको कोर्स करा दो, याद खुद करेंगे। यहाँ पढ़े में लगता है कि टाइम है इन बच्चों के पास, तो इनको याद करवाया जाए, इनको याद करवाएंगे तो जाएगी। वहां टाइम नहीं होता तो बच्चों के भाई कुछ तुम करो, कुछ हम करते हैं, थोड़ा हम याद करवा देंगे, थोड़ा आप याद कर लो, तो ये आप पर है। और बाकी 100 बातों की एक बात, फिर मैंने लास्ट में वही बात है कि आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बात मानते हैं नहीं मानते हैं, टीचर के सामने बोलते हैं, सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो हम क्लास में से बाहर निकाल देंगे किसी को, या हम सहन करेंगे कि भाई रुपए लिए हैं, इसने खरीद रखा है, करना ही पड़ेगा, इसकी बदतमीजी झेलनी पड़ेगी। और ये टोटली पूरी की पूरी तरीके से आपकी फैमिली हिस्ट्री दिखाती है, आपका परिवार के बारे में बताता है कि परिवार सही नहीं है, संस्कार नहीं दिए घर वालों ने, और उन्होंने जैसे तैसे बस घर में आपको पाला है 15-16 साल तक, सिखाया कुछ भी नहीं। उन्होंने कतई ये नहीं बताया कि जब कोई बड़ा आदमी खड़ा रहे तब बोलते नहीं आपस में। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि यार आपस के अंदर यूं चिन चप्पड़ करते रहते हैं तो क्लास का माहौल डिस्टर्ब होता है, फिर पढ़ाई नहीं होती। मैं कहता हूं कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जो तुम में से कुछ पढ़ना चाह रहे होंगे। तुम्हारी एक लाइन में तुम 5 जने बैठे हो, तुम 500 में से कोई एक पक्का होगा जो पढ़ना चाहता होगा, पर तुम 4 लीचड़ों के चक्कर में उसको शांत रहना पड़ता है, और उसको लगता है कि यार क्या कहूंगा, मैं सर को कह दूंगा, ये बाहर जाके कहेंगे तू ही पढ़ेसरी था क्या, और कोई पढ़ने वाले नहीं थे क्या, क्या शिकायत लगा रहा था, टेस्ट में तेरे नंबर कितने आए, हमारे ज्यादा आते हैं। इन मूर्खों से बहस नहीं करनी, इसलिए वो जहर के घूंट पीता है। ऐसे कैसे हो सकते हो यार तुम, मैं 3 दिन से तुम्हें कह रहा हूं कि इधर देखूं तब नहीं बोलना, तुम्हें बोलना हो तुम अब बोल सकते हो, मैं इधर बैठा हूं तब तुम कह दो इधर रुको एक बार, हम आपस में बात करेंगे, तुम बात करो। तुम्हें और अच्छा नहीं लगे तुम क्लास में मत आए। तुम में से जिसको ये लगता है, कईयों को आप में से ये भी गलत फहमी है कि उनको राजस्थान जी की आती है, और कि सर आप क्या पढ़ाओगे, ये तो हमें आता ही है। यदि ऐसा है, मुझे कतई कोई दिलचस्पी नहीं आपको जबरदस्ती पढ़ाने में, आप क्लास से बाहर रहिए, 2 घंटे जैसे समाप्त हो आ जाइए, ताकि मूड तो फ्रेश रहेगा। फालतू की ये माथापच्ची इतनी जलनी पड़ेगी, चाय की थड़ी पे चाय पीजिए आराम से, या और कीजिए, आप बाहर बैठ जाइए, आपका जो कोई दूसरा सब्जेक्ट उसका रिवीजन कर लीजिए, इधर बाहर गैलरी के अंदर बैठ जाइए, गैलरी में बैठ के रिवीजन कर लीजिए। आपको ज्यादा लगता है मैं वहां चेयर्स लगवा दूंगा आपके लिए, कि वहां पर आराम से बैठ के, आपको लगता है कि सर राजस्थान जी के नहीं पढ़नी, जितने अपने राजस्थान जी के चल रही है उतने दिन बाहर आपके लिए व्यवस्था करवा देता हूँ। जिन जिन लोगों को पढ़ना हो इधर बाहर अपने बरामदे में बैठ के, उधर बैठ के पढ़ ले। जिन लोगों को क्लास में बैठ के पढ़ना है, मैं कम से कम उनको सिंसियरिटी से पढ़ा पाऊं। मुझे किसी भी क्लास के अंदर ये कहने में अपना समय बर्बाद नहीं करना कि चुप हो जाओ। मैं प्राइमरी का टीचर नहीं हूं, मुझे लगता है यार मैं बहुत अच्छे लोगों को पढ़ाता हूं, मैं एक क्लास लोगों को पढ़ाता हूं, वो बातें समझते हैं, उनको पता है